खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के भगवानपुर की। भगवानपुर विधानसभा में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है जो कि कश्यप एकता क्रांति मिशन द्वारा आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मौजूदा कश्यप एकता क्रांति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कश्यप ने कहा है कि 2014 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्यप समाज से उन हक देने का वादा किया था, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा सरकार ने कश्यप समाज की अनदेखी करने का काम किया है। उनका आने वाले सभी चुनावों में उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कश्यप समाज का आभार व्यक्त करते हुए सरकार बनने पर कश्यप समाज को आरक्षण देने के प्रस्ताव को पारित कर केंद्र सरकार में पहुंचाने का वादा किया है। वहीं कार्यक्रम के आयोजक और कश्यप एकता क्रांति मिशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट हिमांशु कश्यप ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने हमारे समाज को धोखा देने का काम किया है। सबसे पहले तो मैं नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को, कश्यप समाज को, पत्रकार साथियों को, सर्व समाज के सम्मानित साथियों को देना चाहती हूं। नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज 2022 का आगाज़ हमारे कश्यप समाज का राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन भगवानपुर विधानसभा में आयोजित करने का काम किया। इसके लिए मैं सर्वप्रथम तो कश्यप समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, इनका अभिनंदन करती हूँ और इन्हें शुभकामनाएं देती हूँ कि जिस तरह की इन्होंने अपेक्षा की है हमसे, कांग्रेस पार्टी को इन्होंने माननीय हरीश रावत जी को बुला करके, हमें यहाँ बुला करके अपना समर्थन दिया है, कहने का मौका दिया, कुछ अपनी दुख तकलीफ बताई, कुछ समस्याएं बताई, चुनौतियां बताई। उसके लिए मैं हृदय से उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं। प्रोग्राम हुआ है कश्यप एकता क्रांति मिशन के बैनर के तले हुआ है। ये हमारी सरकार से मांग थी, बीजेपी सरकार से, कि हमारा समाज को आरक्षण दिया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने आज तक, जब से केंद्र में भी सरकार बनी है, उनकी राज्य में भी आज तक भी कोई घोषणा नहीं की है। इसलिए मजबूरन होकर कश्यप समाज उस पार्टी के साथ जाएगा जो हमारे समाज को आरक्षण देगी। तो पता क्या कि हमारे समाज में से कम 3 राज्य मंत्री, 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री और एक हमारा मछुआ जो बोर्ड है उसका आयोजन होगा। उसमें कम से कम 10 सदस्य आयोग में रखे जाए। और अगली खबर हरिद्वार से सामने निकल कर आ रही है। हरिद्वार में आपको बताते चले, कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से हुए बाइक चोरी के संबंध में एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने खुलासा करते हुए बताया है कि वाहन चोरी की घटना को अंजाम देने वाले यहां अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ की गई है तो अभियुक्त के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से चोरी की गई 8 बाइकों के संबंध में जानकारी मिली है। पकड़े गए अभियुक्त की निशानदेही पर अलग अलग स्थानों से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। अभियुक्त के द्वारा बताया गया है कि वह क्षेत्र से चुराई गई मोटरसाइकिल को मौका देकर अमरोहा के कबाड़ी को औने पौने दामों में बेच दिया करता था, क्योंकि अभियुक्त नशा का आदी बताया जा रहा है। इन गाड़ियों को बेचकर अपने नशे के शौक को वो पूरा करता था। सैनी पकड़ा गया जो अमरोहा का रहने वाला, हसनपुर थाने का रहने वाला है। उसको सेक्टर 4 पीट बाजार से रंगे हाथ पकड़ा गया था एक बाइक चोरी करते हुए, और पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पे अब तक 9 बाइक बरामद हो चुकी हैं और उसको अभी आज पेश किया जाएगा। सर कैसे करते थे, इनका क्या तरीका था, मतलब ये जो गिरफ्तार हुआ है जो चोरी करता था बाइक कैसे करता था? ये अमरोहा का रहने वाला है और यहाँ पे मॉन्टेज प्रिंटिंग प्रेस में जॉब करता है, और जब भी खाली टाइम होता है ये जो भी पीट बाजार लगती है जहाँ भी, और जहाँ पे बाइक्स खड़ी होती हैं उसको बाइक को खोलता है और इसके पास चाबी रहती है, बाइक को खोल के उसके बाद लेके चला जाता है। और 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और तमाम पार्टियों के नेताओं की चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। वहीं बात करें खानपुर विधानसभा की तो पिछली 4 योजनाओं से विधायक बनते आ रहे प्रणव सिंह को इस बार हराकर विधायक बनेंगे
क्योंकि प्रणव सिंह ने पिछले 20 सालों से विकास के नाम पर सिर्फ क्षेत्र की जनता की ठगने का काम किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अब उत्तराखंड के लोगों का मन बीजेपी और कांग्रेस से ऊब चुका है और इस बार खानपुर विधानसभा में हाथी ही दौड़ेगा। खटका के जन समर्थन से पहले तो मुझे आप लोगों का बहुत जन समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन आपका कम है कि मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति का आप लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। ये सब जो सम्मानित मेरे मतदातागण है, मैं दुमनपुरी से चला गया हूँ सुबह से। पहले साउथ सिविल लाइन में गया था तो वहाँ से फिर उन्होंने फ़ोन आ दिया, इधर ही हमने प्रोग्राम ले लिया। मैं चलो, कुड़ी भगवानपुर में प्रोग्राम था, नंदा कॉलोनी में प्रोग्राम था। तो मेरा तो ये समर्थन का जो ये है जन समर्थन, इसका तो इतनी उम्मीद मुझे तो थी नहीं, क्योंकि चुनाव में भी 4 लड़ लिया और चुनाव 4 लड़ने के बाद आदमी को ये तजर्बा हो जाता कि ये मतदाता आपको किस एंगल से बात कर रहा है या आपको मतदान करेगा। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर हरिद्वार से सामने निकल कर आ रही है। हरिद्वार में धर्म संसद में कथित भड़काऊ भाषण मामले में पुलिस ने आपको बता सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और इस मामले की जांच के लिए एसपी स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता में 5 स्तरीय एसआईटी का गठन किया गया है। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह ने कहा है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस संतों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आक्रोश जताया है। धर्म संसद के संयोजक रहे स्वामी यदि नरसिंह आनंदगिरी का कहना है कि सरकार दबाव में आकर इस तरह के फैसले ले रही है। उत्तराखंड में भी गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों का वर्चस्व दिखने लग गया है। कल मुख्यालय जाकर जो घेराव किया गया उसी का डर सरकार को है, जो उन्होंने एसआईटी की जांच बिठा दी है। देखिए, ये तो इस लोकतंत्र का सौभाग्य है कि मुसलमानों ने अभी अपनी जनसंख्या इतनी बढ़ा ली है कि वो भीड़ इकट्ठी करके कुछ भी करवा सकते हैं। और यही वो बात है जो मैं हिंदुओं को बहुत दिनों से समझाना चाहता था। अब धीरे धीरे हिंदू समझेंगे। देखिए, इसके लिए कुछ लोगों को मरना तो पड़ेगा ही, कुछ लोगों को जेल तो जाना ही पड़ेगा। तो मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं उनमें से सबसे पहला होऊंगा। तो ये एसआईटी जो है मुसलमानों के भीड़ की ताकत से, अब उन्होंने क्या भाषणों में बोला है, जरा इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो कह रहे थे आत्मरक्षा के हेतु और हेट स्पीच में क्या अंतर होता है। लेकिन वो एक साथ हजारों इकट्ठे हो सकते हैं और हमारे घर में जो ये एक बच्चे की बीमारी है, इसने हमें बर्बाद कर दिया है। देखो, क्या है कि सरकार अभी प्रदर्शनों को देख रही है। ऐसे लाखों वीडियो वायरल हैं जिसमें हमारी देवी देवताओं को, संतों को, महात्माओं को गालियां दी जा रही हैं, उनको जान से मारने की बात की जा रही है। और हम नहीं, पहले भी राम ने रावण के खिलाफ युद्ध किया, कृष्ण ने कंस के खिलाफ युद्ध किया और हम इस्लाम के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, हम कुरान के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, हम जिहाद के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। और ये लड़ाई है, ये सरकारों के दबाव में आने वाले नहीं है। वो एसआईटी, ईडी, जितनी सीबीआई जितनी जांच कराना हो करा लें, हम सब जांच के लिए तैयार हैं। और वहाँ भी यही बोलेंगे कि यह युद्ध है इस्लाम के खिलाफ, यह युद्ध है जिहाद के खिलाफ, यह युद्ध है गंदगी के खिलाफ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान लगातार मेहनत करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के द्वारा ज्वालापुर विधानसभा में उड़ान आओ खेल खेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उड़ान आओ खेल खेल में नींबू चम्मच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया है। वहीं आपको बताते चले कि ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया है। बहादुराबाद स्थित ये उड़ान आओ खेले खेल सशक्त महिला सशक्त राष्ट्र के ऊपर है और ये हमने बुग्गावाला में 20 तारीख को करा था, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं हमारे साथ जुड़ी थी। और अब ये हमने पूर्वी मंडल में किया है, जिसमें आप देख रहे हैं हमने पूर्वी मंडल में जो करा है, इसमें भारी संख्या की मात्रा में महिलाएं पहुंची है और सारी महिलाएं अपना पूरा दिन हमें दे रही हैं। सिर्फ वो अपने लिए जी रही हैं और हम महिलाओं को आगे निकालने का कार्य कर रहे हैं। जब तक हमारी जो महिला है वो सशक्त नहीं होगी, हमारा राष्ट्र कभी सशक्त नहीं होगा। तो महिलाओं को निकालने का कार्य हम कर रहे हैं। और उड़ान आओ खेलें खेल
महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने की दृष्टि से, बहनों को आगे लाने की दृष्टि से आज अनेकों प्रकार के कार्यक्रम करके हम इस मंच के माध्यम से एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। ये गढ़वाल से डोली आई है, ये भी एक नया संदेश है। हमारे यहाँ जैसे अनेकों क्षेत्रों में महिलाओं ने आगे बढ़कर काम किया है। अभी हमने जो दंगल फिल्म में जिसको बबीता फगाड़ जो आई थी, वो हमारी रैली के यात्रा का संबोधन करके गई। और अगली खबर हरिद्वार से सामने निकल कर आ रही। हरिद्वार में बीती दिसंबर में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र नारायण त्यागी और महंत यति नारायण सिंह नंद सहित कई संत मौजूद रहे। आपको बताते चले कि नरसिंह नंद इस आयोजन में सम्मिलित रहे, वहीं जिसमें सभी संतों ने अपने विचार रखे। धर्म संसद में भाषण से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद संतों पर हरिद्वार में मुकदमा भी दर्ज किया गया, जिसमें स्वामी सागर सिंधु का नाम भी सामने आया है। वहीं धर्म संसद के दौरान संतों द्वारा दिया गया भाषण में संतों पर हुए मुकदमे के बाद स्वामी सागर सिंधु ने प्रेस यहाँ पर वार्ता की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि धर्म संसद में मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को मैं वापस नहीं लूँगा। वहीं सागर सिंधु महाराज ने कहा है कि धर्म संसद के दौरान कहे गए शब्दों को लेकर संतों पर मुकदमा दर्ज करना निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद की भूमिका के विषय में विश्व हिंदू परिषद अभी तय करेगा। अपनी जो भी बैठक होंगी उसमें वो अपने जो तय करी जाएंगी, तो इस विषय को रख देंगे हम भी अपना विश्व हिंदू परिषद की बैठकों में। और वैसे तो जो अब मेरा अपना निजी वक्तव्य अगर आप जानना चाहोगे, तो अभी अहमद बुखारी के जो बयान के ऊपर हुए थे, उसके आपत्तिजनक बयान हुए थे, उन पर उसके ऊपर NBW के वारंट जारी हैं, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं कर पाया। तो क्या इस तरह की भेदभाव की नीति हमेशा के लिए चलती रहेगी? भाजपा की गवर्नमेंट आने के बाद भी इस तरह से अगर हम दबाव में रहेंगे तो ये तो बहुत बुरी बात होगी। पहले तो मैं आप सब मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करूंगा कि आप सब हमारे आवाज को सुनने के लिए यहाँ पर आए। आप सबको इसलिए मैंने यहाँ पर हम सब ने आमंत्रित किया है कि धर्म संसद में हमारे द्वारा जो भी शब्द कहे गए उन्हें हम किसी भी प्रकार से गलत नहीं मानते, न हमें उनका कोई दुख है, न खेद है, न अफसोस। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। लक्सर में कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में देश की पहली शिक्षिका एवं महान समाज सुधारक माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिन मनाया गया और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। लक्सर हरिद्वार रोड स्टेडियम पर सांस्कृतिक रंगानी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। माता सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन के तत्वाधान में देश की पहली शिक्षिका एवं महान समाज सुधारक माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिन मनाया गया और इस मौके पर बैठक में कांग्रेस पार्टी के रविपाल सैनी मौजूद रहे। आगे बढ़ाने के लिए बचाने नहीं कहा, मैंने कहा उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए एक उन्नत उत्तराखंड, सर्व समाज का हित करने वाला उत्तराखंड बनाने के लिए कांग्रेस ही आवश्यक। सर आप कांग्रेस के पास ही सबको साथ लेकर के चल करके एक उन्नत उत्तराखंड बनाने का रोड मैप है। सर क्या सर आपने कहा बिजली फ्री देंगे तो किसान यहाँ के कह रहे हैं 1000 यूनिट तो हम वैसे ही फूंक देते हैं, तो क्या आपने कहा 100 देंगे इलेक्ट्रिसिटी? सर आप ऐसा है ना, कैसे कन्विंस करेंगे? वैसे हम तो जेब खर्चा देंगे, कोई जो है अपना घर लुटाने जा रहा है तो उसको मैं थोड़ी रोक दूंगा। चलिए रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2 गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं।
रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अब शुरुआत करेंगे और अन्य खबरों की। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अब बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है और जिसके चलते आज देर शाम कलियार विधानसभा के ग्रीन पार्क कॉलोनी में चार मीनार के पास कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वीरेंद्र रावत ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की बदौलत आज आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी है। गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो चुका है। आलम यह है कि केंद्र सरकार प्रमुख देशों के संस्थानों का भी निधि कारण करने जा रही है। करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने मुझे 2 बार विधानसभा में जिताकर भेजा। मैं अकेला चुनाव, कोई भी इंसान अकेला चुनाव नहीं जीत सकता। इतना तक उसके साथ में हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, हमारी माओ बहनों का आशीर्वाद ना हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने में से 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलियार में कैंडल मार्च निकालकर मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पिरान कलियार में पूर्व युवजन सभा की जिला अध्यक्ष मौसम अली के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी के मंदिर में भगदड़ में मरने वाले श्रद्धालुओं को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी है। और इस दौरान मौसम अली ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में शनिवार को भगदड़ मचने के कारण 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और कई श्रद्धालु घायल हो गए थे, जिनके आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने आगे कहा है कि हादसे में मरने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगर आज हमारे लिए नए साल की खुशी है तो इस नए साल में हमें एक गम भी मिला है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता वैष्णो देवी का मंदिर, जहां पर अभी एक दिन पहले एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 13 लोगों की जान चली गई है। हमारे श्रद्धालु हिंदू भाई जो वहां बड़ी आस्था के साथ गए हुए थे, पता नहीं किस कारण वहां पर भगदड़ मची और उस भगदड़ में जो है 13 लोगों की जान चली गई। तो उसके उपलक्ष्य में हमने समाजवादी पार्टी के सौजन्य से अपने गाँव पिरान किले शरीफ, जो वर्ल्ड फेमस गांव है और जहां पर साबिर बाबा की वर्ल्ड फेमस दरगाह है, वहां पर हमने कैंडल मार्च किया है इस उपलक्ष्य में कि हमारे जो हिंदू भाई जिनकी जान उस हादसे में गई है, हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और हमने
ऊपर वाले से दुआ की है कि जिन लोगों की उस हादसे में जान गई है, भगवान अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। अगर चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर ने लालकुआं सीओ ऑफिस का चार्ज संभालते ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। सीओ शांतनु पराशर ने बताया है कि पूर्व में उनका ट्रांसफर में हरिद्वानी में किया गया था, जिसके बाद आज लालकुआं में उनकी तैनाती की गई है। उन्होंने कहा है कि वे लालकुआं में तेज गति से अपराधियों पर अंकुश लगाने का कार्य करेंगे और अपराध को खत्म करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है और क्षेत्र में आपराधिक मामलों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे। उन्होंने आगे कहा है कि महिला अपराध पर फोकस किया जाएगा और शहर की यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त की जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जैसे ही उच्च अधिकारियों के निर्देश मिलेंगे उनके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। बताते चले कि पहले भी शांतनु पराशर लालकुआं में पुलिस क्षेत्राधिकारी पर रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में कई आपराधिक मामलों का खुलासा किया गया है। नई बहेड़ी और नाविक पिक्चर में आता माल सब यहीं से जा रहा है। उसके लिए सबने भी स्पेसिफिकली पहले दिन ही बोल दिया था कि तो ऊपर ही NDPS के जितने केसेस हो गए और गलत तरीके से इलीगल दारू हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, इससे तो रहेगा ही। पहला फोकस यही है। DP साहब का दूसरा पॉइंट ट्रैफिक ही है वैसे तो। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आज से 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है। हल्द्वानी के स्कूलों में बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है और इस दौरान बच्चों के चेहरे पर खुशी भी दिखाई दे रही है। एक जगह में स्कूलों में वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के लाइनों में खड़े होकर वैक्सीन लगाने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। यह नज़ारा हल्द्वानी की GIC का है, जहां बच्चों को लंबी कतारों में खड़े होकर वैक्सीनेशन के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। जहां वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में उत्साह तो दिखाई दे रहा है, तो वहीं लाइनों में खड़े बच्चों का कहना है कि उन्हें वैक्सीनेशन को लेकर लंबे समय से इंतज़ार करना पड़ रहा है। किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हेलो। अच्छा। और थोड़ा डर भी लग रहा है। आप यहाँ पर लाइन में खड़ी है? जी। चिपक के खड़ी और क्या यहाँ पर डिस्टेंसिंग का पालन? यहाँ डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सब कह रहे फटाफट हो जाए। वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं, लेकिन यहाँ अवस्था फैली हुई है, बहुत देर तक आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह से घटनाएं सामने आ रही है और आप लोगों को यहाँ पर कोई भी नियम का पालन नहीं करवाया जा रहा है? यहाँ नियम का पालन होने का फायदा है क्या? वो वैक्सीन लगाने का कोई फायदा नहीं है। वैक्सीन लगाने का जब नियम का पालन कराया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब घुसे जा रहे हैं लाइन में अपने आप ही। सर, ये तो बच्चे तो नहीं करेंगे, ये तो किसी बड़े को मतलब करना चाहिए, मोटिवेट वही बच्चे को करेगा ना। यहाँ पर कुछ है ही, कोई है ही नहीं कि कहाँ पे बच्चे को लाइन में लगना है, कहाँ पर क्या करना है, कैसे अपनी सुरक्षा वो करनी है। तो इसमें बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये या तो स्वास्थ्य विभाग की है या फिर ये सरकार की गई या स्टाफ, टीचर स्टाफ की गई है। प्रशासन यहाँ पर ध्यान दे रहा है ना स्थानीय? जी हाँ सर, ये है ध्यान दे रहा है। क्या कहेंगे? तो सर, जब ये तो बच्चे मतलब हम किसके लिए गए हैं, इसको जिम्मेदारी किसको दें हम? गार्जियन तो कुछ नहीं कर सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी दल के दावेदारों ने अपना प्रचार प्रसार करना तेज कर दिया है। इन्हीं सबके बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष पवन चौहान के हजारों समर्थकों ने आज नगर में विशाल जुलूस निकालकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। साथ ही समर्थकों ने पार्टी आलाकमान को एहसास दिलाया है कि अगर पवन चौहान को टिकट नहीं दिया गया तो इसके परिणाम घातक होंगे। बताते चले कि आचार संहिता लागू होने में कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली शुरू हो गई है। कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी निर्णय बहुत देख कर लेती है और इस बार मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा, मेरे को इस बार निराश नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आज जनता का उत्साह देखते बनता था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे युवा साथियों के द्वारा बुलाए गए इतना समर्थन बिंदु खत्ता लालकुआं से था। अगर चोरगलिया, गोलापार, बेलवली रोड भी मिल जाए तो क्या होगा, सड़कों पर सैलाब आ जाएगा। अब आज थोड़ी तैयारी, बच्चे हमारे युवा साथी कह रहे थे कि 2-3 घंटे की हमारी तैयारी थी। ठीक है ना।
देश भर में 18 साल से बड़े सभी युवाओं और बुजुर्गों के सफल वैक्सीनेशन के बाद आज 15 साल से 18 साल के बीच बच्चों के भी वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है। इसमें सभी स्कूलों में अलग में टीमें भेजी गई हैं और एक सप्ताह के भीतर टारगेट पूरे करने की बात सिविल अस्पताल के CMS डॉक्टर संजय कंशल ने कही है। उन्होंने कहा है कि उनकी 12 टीम अलग अलग स्कूलों में लगी हुई हैं और पूरी गति से कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने मोदी सरकार का आभार जताया है कि उनके प्रयासों से ही वैक्सीनेशन का काम शुरू हो पाया है और 140 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। टोटल आज 12 स्कूलों के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसमें हम लोग कोवैक्सीन लगा रहे हैं और इसके अलावा 11 टीमें हमारी मोबाइल टीमें चल रही हैं और 17 टीमें और 11 टीमें हमारी स्टैटिक, जैसे हमारे चल रहा था प्रोग्राम वैसे चल रहा है। तो फर्स्ट और सेकेंड डोज का प्रोग्राम जो चल रहा था पूर्व में वो वैसे ही चल रहा है। 28 टीमें वो हैं और इसके अलावा 12 टीमें हम लोगों ने आज अपनी स्कूलों के अंदर लगाई हैं। जिला मुख्यालय पौड़ी में 15 से 18 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को कोविड का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। जनपद के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को टीकाकरण के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। जिले के करीब 35,000 से अधिक छात्र छात्राओं को आज से कोवैक्सीन का पहला डोज लगना शुरू हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिले के 438 सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में टीकाकरण शुरू कर दिया गया है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के करीब 35,000 से अधिक छात्र छात्राओं को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि कोविड टीके की ये डोज कोवैक्सीन की बच्चों में लगाई जा रही हैं। देखिए, इस समय बहुत ज़रूरत भी है इस चीज़ की और बहुत समय से प्रतीक्षा की जा रही थी कि जो हमारे बच्चे अभी तक अनवैक्सीनेटेड थे, क्योंकि काफ़ी बड़े मास को हम लोग वैक्सीनेट कर चुके थे और हमारे लिए अगर देखा जाए अभी सबसे कमज़ोर कड़ी जो थी हमारे बच्चे ही थे जिनका अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ था और इसके लिए बच्चों में बहुत भरपूर उत्साह था। और जैसे ही हमने कार्यक्रम आज किया है, हम वृहद स्तर से इसकी लॉन्चिंग करा रहे हैं। जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग लिया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि टीका लग रहा है हमारे लिए, हमें बहुत खुशी है और ये एक अपील है कि उन्होंने हमारे लिए जल्दी से टीकाकरण की शुरुआत की और जल्दी से ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये कोरोना से लड़ाई का ये एक हिस्सा है और हमने पिछले साल देखा है कोरोना से क्या हाल हुआ है देश का। मुझे भी कोरोना हुआ था, इसलिए मैं आज पहली दिन यहाँ आया हूँ ताकि एक प्रिकॉशन हो जाए और लोगों को ये संदेश भी मिलना चाहिए कि वैक्सीन लें, जल्द से जल्द टीकाकरण हो, हम कोरोना को हराएं और पहला ऐसा देश बने जो कोरोना मुक्त हो। 15 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, जो भारत के भविष्य है, ये नौनिहाल हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर कि जो हमारे ये नौनिहाल हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं, इस उम्र में अगर इनके लिए सही वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हर प्रत्येक घर में, चाहे वो कोई भी कार्यालय हो, चाहे वो कोई भी कैंपस हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे कहीं भी हो, वो बच्चा कहीं भी हो, पूरी तरीके से सरकार की तरफ से ये निर्देशित है कि ऐसा कोई भी बच्चा जो 15 से 18 वर्ष की आयु का है इस वैक्सीनेशन से न छूट पाए। चलिए, इसी के साथ खबर उत्तराखंड में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।